चलो बच्चों चालू करते हैं इसका बनाना। डॉट स्ट्रक्चर जबरदस्त कंपाउंड है, इसमें आपको पूरा मजा आएगा। हो सकता है कुछ कुछ में सिर्फ कोवेलेंट हो, कुछ कुछ में कोवेलेंट के साथ साथ आयनिक हो, कुछ कुछ में कोवेलेंट के साथ साथ आयनिक के साथ साथ आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखेगा। ये कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई? जिसमें वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव खींच लेता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस माइनस चार्ज आता है, फॉर्मल चार्ज। चलिए तो सबसे पहला चालू करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो हम दो कलर का पेन ला लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए यहां पे ध्यान देंगे, इसमें कार्बन है, कार्बन एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है। सबको पता है कार्बन इलेक्ट्रॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये क्या करता है, और ऑक्सीजन के पास होता है बच्चों सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 6, ठीक है, हो गया ना 6, बिल्कुल। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के पास। अब ये क्या होता है बच्चों, इसमें ध्यान से सुनेंगे, वो क्या बोलते हैं इसको कि ऑक्सीजन का वैलेंसी तो 2 ही होता है, आप 3 क्यों बना रहे हो? तो बराबर है, ध्यान से सुनेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना। इसमें होता है ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है बच्चों, ठीक है, ध्यान समझेंगे। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मतलब इसमें एक बॉन्ड में ना कार्बन के ही दोनों इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, कार्बन के ही दोनों इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाएंगे और ऑक्सीजन का ही दोनों इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाएगा और कार्बन का वैसा का वैसा बचा रहेगा। इस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ध्यान रखें इस बॉन्ड को, ये बॉन्ड एनसीईआरटी में पढ़ाया नहीं गया है लेकिन बनाया जरूर गया है। क्या होता है ऐसे बॉन्ड में कि एक ही एटम अपना दोनों इलेक्ट्रॉन देकर के बॉन्ड बनवाता है, शेयरिंग कर लेता है। ध्यान से इस बॉन्ड को देख लो, ऑक्सीजन का 6 गिन रहा है, आपको बिल्कुल गिन रहा होगा, 2 3 4 5 6। कार्बन के 4 गिन रहे हैं, बिल्कुल गिन रहा है। अब देखो ऑक्टेट पूरा हो गया क्या, गिन लेते हैं। यहाँ देखिए 3 3 6 7 8 हो गया, कार्बन का बिल्कुल हो गया। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन के खुद का 6 का 6 है और 2 कार्बन का शेयरिंग है। वाह, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, मजा आ गया सर, क्लियर हो गया। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड है, बहुत अच्छा बॉन्ड है ये, इसको ध्यान रखिएगा, बड़ा यूनिक है यार ये, ठीक है। इसको हम एक नया नाम दे रहे हैं आपके लिए। ये बॉन्ड है बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन सा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपके एनसीईआरटी में नहीं है फिर भी सुन लें। क्या होता है इस बॉन्ड में? तो शेयरिंग नहीं होता है, दान। दान समझता है क्या? दान, गेन लॉस भी नहीं, गेन लॉस तो होगा तो आयनिक हो जाएगा। दान देना मतलब मेरे पास 2 चीज एक्स्ट्रा है, आपको जरूरत है आप ले जाओ यूज करो, बट वो है तो मेरी ना। मान लो मेरे पास कोई एक्स्ट्रा सामान है, एक मोटरसाइकिल एक्स्ट्रा, आपको इमरजेंसी में जरूरत है, आप मेरे मोटरसाइकिल लेकर यूज करो, बट इसका क्या मतलब है, मेरी मोटरसाइकिल तुम्हारी हो गई? ऐसा नहीं भाई, है तो मेरा। वैसा ही कुछ, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है। ध्यान दे इस बॉन्ड को कैसे बना, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बन गया लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है? ऑक्सीजन का ही है, तो ऑक्सीजन के पास बचा होता है। यानी ये बॉन्ड वही बनाता है जिसका लोन पेयर बचा हुआ हो, ऑक्टेट से ज्यादा हो रहा है मतलब बच गया है ऑक्टेट पूरा करने के बाद। चलिए अब ओजोन पे आ जाते हैं हम लोग। ओजोन में O3 है, यानी ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल है ओजोन में, ठीक है, सभी लोग इधर ध्यान दें। तो ओजोन के 3 मॉलिक्यूल है बच्चों। ये बॉन्ड समझ में आ गया, ये स्पेशल बॉन्ड है, इसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है इस बॉन्ड में? तो वैसा बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम। एक ही एटम ने इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा शेयर कर दिया, 2 लोग नहीं किए, वो कोऑर्डिनेट। कोवेलेंट में दोनों एटम शेयर करता है, ठीक है। ये देखिए हमने बनाया है। अब ओजोन का देखते हैं बच्चों। ओजोन का बहुत अच्छा बॉन्ड है, ध्यान से देखेंगे। इसमें ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं। देखिए हम पहले 3 ऑक्सीजन बना लेते हैं, 3 हम ऑक्सीजन बना देते हैं आपके लिए, 3 अलग अलग कलर के पेन से हम बना देते हैं। देखिए यहाँ पर 2 3 4 5 6, इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ध्यान देंगे। अच्छा, और एक और ऑक्सीजन बना लीजिए यहाँ पे, इसके भी 6 बना लीजिए, 2 4 6। अच्छा, ये कार्बन का भी 6 बना लीजिए, पहला ऑक्सीजन का। ध्यान से समझेंगे सभी लोग। ये 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तीनों को स्टेबल होना है, तीनों को स्टेबल होना है बच्चों। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2, तीनों ने शेयरिंग कर लिया। ये देखो ध्यान देना, कौन इलेक्ट्रॉन किसका है, आप कलर पेन यूज करें, क्लियर होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक एक इसका, एक एक इसका, 2 बॉन्ड क्लियर, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल।
अब ये फंस गया बेचारा, ये फंस गया। अब जब भी ऐसी हालत उत्पन्न हो जाए कि किसी को स्टेबल होना है और किसी के पास लोन पेयर बचा है, मतलब आपको बाइक की जरूरत है और मेरे घर 2 बाइक खड़ी है, ये देखिए इसको जरूरत है, क्यों भाई, इसको 6 इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, ये तो स्टेबल हो चुका है ना भाई, भाई तू तो स्टेबल हो गया है ना, क्यों स्टेबल हो गया, इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया। अब एक बच्चा ऐसा सवाल पूछ दिया, सर अगर ये दे देगा इसको तो इसका तो ऑक्टेट खराब हो जाएगा। बोले गलत सवाल, अगर हम बाइक आपको मदद के लिए दे दिए तो क्या बाइक आपकी हो गई? बिल्कुल नहीं, मेरी है, मेरी बाइक है, लेकिन आप यूज कर रहे हो थोड़ी देर के लिए, वैसा ही कुछ है ये बॉन्ड में। तो ये क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, क्या होगा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है ये, क्या होगा यहाँ पर, ये जो शेयरिंग करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए आपको ये पढ़ाया नहीं जाता है, स्कूलों में भी नहीं पढ़ाई जाती है, ये बॉन्ड बड़ा यूनिक होता है। देखिए ये बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया क्या? अब थोड़ा गिन लेते हैं, ये लाल डॉट इधर ला लेते हैं, इसके साइड कर लेते, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो। हाँ, ये 6 के 6 इसके पास है और 2 इधर से सहयोग हो गया, दोनों के दोनों, तो इस वजह से क्या हो गया बच्चों, ये स्टेबल हो गया। गिन लीजिए इसका 6 इलेक्ट्रॉन खुद का, 2 ब्लू वाला, 8। वाह, अब कोई बोला ब्लू वाले का कम हो गया, बोले बेवकूफ जैसा बात कर रहे हो यार, इसका खुद का 6 है, तुम गिन लो ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 और 2 इधर से शेयर कर चुका है, 8। काम खत्म, इसका भी 8। अब देखिए ऐसे ही बॉन्ड बनने से एक प्रॉब्लम होती है, फॉर्मल चार्ज। एक फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट अभी हम आपको पढ़ाएंगे, उसके फार्मूले हैं, सब है, लेकिन कोई फार्मूला समझ नहीं भी रहे तो आप निकाल सकते हो। तो फॉर्मल चार्ज कब आता है, ध्यान से समझेंगे, जब जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, जब जब फॉर्मल चार्ज आएगा, जब जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, जब जब फॉर्मल चार्ज आएगा। कोई बोला कैसे सर, कैसे सर? बहुत सिंपल सी हम बात बताते हैं। मान लो आप मेरी बाइक लेके गए, मान लो आप मेरी बाइक लेके गए, अगर हम आपको 2 बात नहीं बोले, अगर हम आपको 2 बात नहीं बोले तो फिर आप बाइक तो लौटाओगे नहीं, सोचोगे सर ने तो दान में ही दे दिया, लेकर रख लो। तो हम आपको क्या बोलेंगे, भाई टाइम पे लौटाना, मेरा एहसान याद रखना, टाइम पे लौटाना, मेरा एहसान याद रखना। देखो यहाँ पर ये कार्बन, ये ऑक्सीजन भी इसको बोलेगा, भाई मेरा एहसान है, भाई मेरा तुम पे एहसान है। तो देखो एहसान किया ऑक्सीजन ने तो इस पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन ने एहसान किया मतलब दान दिया तो प्लस, इसको पुण्य मिला और इसको पाप मिला, कर्ज माइनस। क्लियर हो गया? को बोला कैसे सर? तो तुम ध्यान से देखोगे तो कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का गेन करा है, को बोला नहीं 2 किया है, अरे नहीं तुम भूल रहे हो, ये लाल वाला इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास ही है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन तो कार्बन की तरफ गया, तो इसीलिए एक ही माइनस चार्ज। ध्यान देना इस बात पे, यहां भी वैसा ही हुआ, इस ऑक्सीजन ने अपनी मोटरसाइकिल इसको दी है तो इसने पुण्य कमाया, तो ये +1 का भागी है, ये पाप कर लिया दूसरे से कर्जा मान के, -1। दिस इज फॉर्मल चार्ज। देखो फॉर्मल चार्ज के लिए कुछ स्कूलों में कुछ टीचर फार्मूला पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाएंगे, बट कोई जरूरत फार्मूला की नहीं है अगर आपको बॉन्डिंग का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से आ रहा है जो हम सिखा रहे हैं। ध्यान से समझ लेना इस बात को। बस हम बोले सारे स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको 3 रूल आने चाहिए। पहला आयनिक बॉन्ड आना चाहिए। क्या होता है आयनिक बॉन्ड? जब भी मेटल दिखे आयनिक बॉन्ड बनेगा, पक्का है, ओके। दूसरा क्या बात हो, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग होता है, उसमें किनारे वाले का ऑक्टेट पूरा होना जरूरी है, सेंट्रल वाले का ऑक्टेट से ज्यादा भी हो सकता है, ये आपको सिखाया गया ऑक्टेट रूल में, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में। तीसरा आप पढ़ रहे हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? तो अगर किसी एटम, सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर बचा हुआ है और कोई साइड वाला एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ तो अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दे करके वो बॉन्ड बना देगा, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। और इसमें फॉर्मल चार्ज डेवलप होगा, जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा फॉर्मल चार्ज डेवलप होगा। चलिए इधर आ जाते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। आपको एक बात बताते हैं बच्चों, जब भी कहीं भी केमिस्ट्री में पर मिल गया, जब भी केमिस्ट्री में कहीं भी पर मिल गया, पर ऑक्साइड, पर का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर 1, याद रखना, उस जगह पे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा। पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड याद करो, ओ बॉन्ड ओ, इस बॉन्ड को परऑक्साइड बोलते हैं। जहां भी दुनिया में मिल गया परऑक्साइड लिखा हुआ, दिमाग में डालते चलो, छोटी छोटी बातें बहुत बड़े काम में आएगा। ये सब आपको बड़े लड़ाई का हथियार है, काम में आएगा। मेरी बातों को नोट करें कॉपी में साइड में। परऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, याद रखना। ये सब अगले अगले चैप्टर्स की हम तैयारी करा रहे हैं, आपको पता है कहाँ है? एस ब्लॉक चैप्टर का। मेरी बातों पर भरोसा नहीं, एस ब्लॉक चैप्टर खोल लो, देख लो, जब हम बता रहे हैं सब मिलेगा आपको। हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, परऑक्साइड कहीं भी मिल गया, पूरे केमिस्ट्री में कहीं भी पर ऑक्साइड मिल गया तो ओ बॉन्ड ओ बना ले, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से बॉन्ड बना ले, दैट इज पर ऑक्साइड बॉन्ड। याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहना चाहिए। बाद में हम बताएंगे, अभी हम टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे, नहीं तो फिर भी बता देते, मेरा मन नहीं मान रहा है। देखिए ऑक्साइड 4 प्रकार के होते हैं केमिस्ट्री में। एक ऑक्साइड दैट इज ओ डबल बॉन्ड ओ ऑक्साइड, ओके। और उसके बाद आता है एक परऑक्साइड, 3, एक सुपर ऑक्साइड, एक सुपर ऑक्साइड होता है। एक कौन सा ऑक्साइड होता है? सुपर ऑक्साइड, ठीक है, नाम सुन के रखो, काम आएगा बाद में। चलिए तो इधर हम आ जाते,
तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो बस कोई अगर दिमाग वाला है तो डायरेक्ट भी बना देगा, O बॉन्ड O और H, हो गया काम खत्म। कैसे, उसके पास पता है परऑक्साइड मतलब O बॉन्ड O, फिर भी हम तुमको समझा देते हैं। चलिए देखिए बहुत सिंपल है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो 2 O है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 ऊपर बनाओ, इधर एक साइड इधर एक साइड, इधर एक इधर एक इधर एक, सॉरी। अब देखो हाइड्रोजन बना लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन बेचारा तो एक ही शेयरिंग करता है, सबको पता है हाइड्रोजन एक ही शेयरिंग करता है। ये देखो यहाँ एक बॉन्ड बना लिए, यहाँ एक, खत्म। देखो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया, बिंदास हो गया ना यार। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, बना तो समझो ऑक्टेट हो गया, जोड़ जाड़ के टाइम बर्बाद मत करो। इधर हाइड्रोजन का भी हो गया, ठीक है, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, दिख रहा है O सब, ये हाइड्रोजन प्रोडक्ट। चलो SO3 पे आते हैं। SO3 देखिए SO3, एस में सेंट्रल एटम कौन है? एस। हम आपको ट्रिक बताए थे, जिसकी संख्या सबसे कम हो कंपाउंड में, जिसकी संख्या सबसे कम हो उसको सेंट्रल एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या होता है? सेंट्रल एटम, बाप रे बाप, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेंट्रल एटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी से स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, वही बीच में बनता है, उसी से हाइब्रिडाइजेशन निकलता है। सब कुछ तो सेंट्रल एटम से ही होता है, सब कुछ तो सेंट्रल एटम से ही होता है। तो कोई सेंट्रल नहीं है। कहां इसमें सेंट्रल बनाया? इसको बना दिया लाइन से। देखो यहाँ एस बीच में है, ठीक है। अब सल्फर ग्रुप 16 में आता है, सबको याद होगा सल्फर कौन से ग्रुप में आता है? 16 ग्रुप में। तो कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा? 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा सल्फर के पास? 6 होगा। चलिए तो 6 बना लेते हैं हम लोग। 2 2 4, इधर 2 इधर 2, तीनों तरफ बना लेते हैं 2 2 2 2। ओके ठीक है, यानी सल्फर को कितना शेयरिंग करने की आवश्यकता आप बताइए? 2। ओके ठीक है ना। तो और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे 6 है भाई, 3 ऑक्सीजन है, 3 तरफ बना लो, 2 2 इलेक्ट्रॉन की तरफ। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे इस बात को। जो जो पढ़ा दिए हैं, जो मेरा क्लास शुरू से कर रहा है केमिकल बॉन्डिंग में, हम गारंटी देते हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन घर पे जाके मेरा कॉपी एक बार पढ़े बस। मेरा कॉपी बहुत संभाल के नोट्स लिखे, बहुत काम आएगा तुमको। देखिए ये बॉन्ड बनाने के लिए हम सब तैयारी कर चुके हैं, अब हम बनाएंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, काम खत्म। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान हम आपको दिए थे, देखते हैं किसको याद है। तुम बताओ कि सल्फर कितना ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकता है? आपने घर से होमवर्क बनाया होगा। सल्फर कितना ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकता है? बताइए, पढ़ाया गया है ये? चलिए जो नहीं पढ़ा उसके लिए हम एक बार फिर से बता देते हैं, लास्ट टाइम। देखिए जो भी ग्रुप नंबर 2 में, सॉरी गलत बोल दिया, पीरियड नंबर 2 में आता है, जो भी पीरियड 2 में आता है, ये सब लोग, इनका वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है। मतलब ऑक्सीजन का 2 है, नाइट्रोजन का 3 है, फ्लोरीन का 1 है, कार्बन का 4 है, बोरॉन का 3 है, बेरिलियम का 2 है, लिथियम का 1 है। ये सब आप बचपन से पढ़ोगे। बट जो पीरियड नंबर 3 4 5 एंड सो ऑन, आगे वालों का इस ब्लॉक में नहीं, पी ब्लॉक में आ जाइए, इनका ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी से बढ़ता है। और कहां तक जाता है? कहां तक जाता है? जितना ग्रुप नंबर है। यानी सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल। फास्फोरस 5 बना सकता है, दिमाग में डाल लीजिए, जिसने नहीं पढ़ा है पिछला लेक्चर देखेगा। सल्फर 6 बना सकता है, मैं बनवा के दिखाया था। और क्लोरीन 7 बॉन्ड बना सकता है, और आर्गन तो नहीं बनाता है। क्लियर हो गया सबको? उसी तरह आपसे कोई पूछे, जेलियम ये जी ये भी बना सकता है, जर्मेनियम 4 बॉन्ड, आर्सेनिक 5 बना सकता है, सिलीनियम 6 बना सकता है। कुल मिला के सेकेंड पीरियड वाले का वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर बराबर होता है, बढ़ता नहीं है। इनका होता क्या है? बढ़ जाता है। क्या फास्फोरस वैलेंसी 3 नहीं दिखाता है? दिखाता है, 3 भी दिखाता है, 5 भी दिखाता है। याद है सबको? अब हम किसी से सुनना चाहेंगे कारण। कौन बता रहा है कि फास्फोरस 3 और 5 दोनों क्यों दिखाता है, सल्फर 2 4 6 तीनों क्यों दिखाता है? जल्दी कोई जवाब दे रहा है? जिसने भी पिछला क्लास किया जवाब दे। क्यों चली जाती है स्ट्रैटेजी में? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? खाली रखते हैं, खाली होता है? रखते हैं और होते में फर्क होता है। फिर रखते हैं बोलता है, रखते हैं मतलब जैसे बोल रहे भगा दिया किसी को, रख लिया खाली।
इन सभी में डी ऑर्बिटल होता है। 3 में भी डी आता है, 4 में डी आता है, सबको पता है, 5 में 6 में से सब में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो इनका इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, तो अपना ये ऑक्सीडेशन नंबर बदल सकते हैं। ये आपको पढ़ाया गया और हमने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है। अगर आपसे मिस हो गया है तो आप पिछला लेक्चर अवश्य देखें। चलिए, फिर भी हमने आपको बता दिया ताकि वो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं हो। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान बच्चों, कि सल्फर अपना ऑक्सीडेशन नंबर 6 तक बढ़ा सकता है। 6 यानी सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगा। अब तुम ये मत बोल देना कि फॉर्मल चार्ज होगा, दान दिया है, कुछ भी बोल रहे हैं आप। ये सब कहां लॉन्च हो रहा है? ये जितने भी कॉन्सेप्ट है फॉर्मल चार्ज के, 100 बात की एक बात सुन लो, जितने भी ये कॉन्सेप्ट है फॉर्मल चार्ज के, वो सब इन्हीं लोगों के लिए बने हैं। ये तुमको याद होगा, हम एक बात बताए थे, एनोमेलस बिहेवियर। एनोमेलस मतलब ये जो है इन पूरे ग्रुप के सबसे बदमाश एलिमेंट हैं। पूरी केमिस्ट्री की कहानी इन्होंने बदल के रख दिया है। ये फॉर्मल चार्ज तुम देख लेना, फ्लोरीन के कंपाउंड में दिखेगा, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, कार्बन में, इनमें दिखेगा। क्या कभी फॉर्मल चार्ज किसी फास्फोरस के कंपाउंड में दिखा है? हो ही नहीं सकता। क्या कभी सल्फर में दिखा है? हो ही नहीं सकता। क्लोरीन में, सिलिकॉन में हो सकता है? नहीं। क्यों भाई? क्योंकि देखो, हम तुमको 100 बात की एक बात सिखाते हैं। देखो, ऑक्सीजन का ना मतलब लिमिटेशन है, कमी है कि भाई तुम 2 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है। सल्फर है, ऑक्सीजन है, 16 ग्रुप में 6 इलेक्ट्रॉन है, आप 8 बनाइए, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास डी ऑर्बिटल खाली नहीं है। तो ये मजबूरी में क्या करता है भाई, इस पे कानून लगा है कि आप 2 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकते हैं। कुछ भी कर लो, आप 2 से ज्यादा बॉन्ड मत बनाओ, आप 2 से ज्यादा शेयर मत करो। तो भाई इसने क्या किया, बगल में कोई गरीब तड़प रहा था, इसको आदेश नहीं है कि आप इससे बॉन्ड बना लीजिए, आप इसको घर में लाइए, तो इसने दान दे दिया, ले जा भाई तू मेरा इलेक्ट्रॉन यूज कर ले, क्योंकि हम तो बॉन्ड बना नहीं सकते आपसे शेयरिंग करके। अगर इस जगह पे सल्फर होता तो वो सारे रूल की ऐसी तैसी 4 बॉन्ड भी हम बना सकते हैं। मेरे सीमिया में आती है, हम 4 बॉन्ड बना सकते हैं। सल्फर 4 बॉन्ड बना लेता, 2 इधर भी बना लेता, इस ऑक्सीजन को भी खुश कर देता, इसको भी खुश कर देता, फिर कोई फॉर्मल चार्ज वार्ज नहीं आता, कुछ फॉर्मल चार्ज नहीं आता। बातों को ध्यान से सुनो, नोट करो, कॉपी में नोट करो, लिखते जाओ, मेरी बातों को हिंदी में लिखो, बाद में समझ में आएगा। क्या हम बता रहे हैं कि जो सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी सेम रहता है। मतलब इनका जो वैलेंसी तुम बचपन से पढ़े हो, कार्बन का 4 है, नाइट्रोजन का 3 है, ऑक्सीजन का 2 है, फ्लोरीन का 1 एकदम फिक्स है, ये बदल नहीं सकता है। ये चाह के भी ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। अगर इनको बॉन्ड बनाना है तो ऐसा करना पड़ेगा, प्लस माइनस, यानी आप लॉस कीजिए, कोई गेन करेगा। ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम देते हैं, क्योंकि यहां लॉस गेन वाला चलता नहीं है। दिस इज नॉट आयनिक बॉन्ड, सो आई शुड नॉट, इवन यू शुड नॉट यूज दिस वर्ड लॉस और गेन। ये क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। होता क्या है इस बॉन्ड में, ये भी एक तरह का शेयरिंग है, लेकिन पूरा का पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन वही अपना दिया है। यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, नहीं यहां नहीं है, सॉरी। लेकिन अगर इस जगह पे सल्फर होता तो सल्फर के हाथ बंधे नहीं है, इसके पास डी ऑर्बिटल है। अब कोई बच्चा को डी ऑर्बिटल होने से क्या हो रहा है, अगर मन में सवाल उमड़ रहे होंगे कि सर डी ऑर्बिटल है तो ऐसा क्या हो गया, डी ऑर्बिटल होने से क्या हो गया, तो इसके लिए आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसको समझाने में। तो डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये इसका वैलेंसी तो 2 है, हम ये बात मान रहे हैं भाई, इसको बोला गया तो 2 बॉन्ड बना, लेकिन डी खाली है, उसका फायदा उठा के ये 4 और 6 तक जा सकता है, फ्री टू गो। चलिए अब इसको हटा देते हैं और बिंदास बॉन्ड बनाते हैं, यहां कुछ फॉर्मल चार्ज भी नहीं आएगा। देखिए, इधर से ऑक्सीजन का पेट भर गया, ऑक्टेट हो गया, इधर से इससे भी ये 2 बॉन्ड बना लेगा। क्यों? क्योंकि सल्फर को 4 भी बनाना अलाउ है। ओके ठीक है, ये देखा ये ऑक्सीजन तरफ रहा है, इस सल्फर ने देखा ये ऑक्सीजन तरफ रहा है, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन और मेरी क्षमता है, मेरे पास पावर है, 2 और बॉन्ड बनाने के लिए बना लो यार। इस जगह पर अगर ऑक्सीजन रहता तो क्या करता, इसको मदद करके बॉन्ड बनवाता। बॉन्ड नहीं बना सकते, शेयरिंग नहीं कर सकते थे ऑक्सीजन। यही चीज यहां हो गया, मिला लो, खुश हो गया बता। अच्छा, सल्फर के पास 6 भी बनाने के, एक और ऑक्सीजन आ गया, मुंह बनाते बनाते सर मेरे को भी। मान लो ये SO2 रहा था, देखो ये SO2 का स्ट्रक्चर हो गया, क्या बात है, ध्यान से समझो। SO3 ये है और SO2 ये बन गया, SO2, इस ऑक्सीजन को मिटा दो, SO2 बन गया, सल्फर 4 बॉन्ड बना लिया, ओहो 2 बच गया। अच्छा, SO3 है तो 2 बॉन्ड और बना लेगा इधर। अब कोई बोला कि सल्फर 6 बॉन्ड बना लिया सर, हम तो ऑक्टेट रूल पढ़े हैं, हम लोग एक झापड़ खा जाओगे मेरे क्लास में अगर हो के ऐसी बातें करेंगे तो।
हमने आपको ऑक्टेट रूल पूरी अच्छे से पढ़ाई है कि ऑक्टेट रूल कैसे लगता है, कहां नहीं लगता है। ऑक्टेट रूल सिर्फ सेकेंड पीरियड में लगता है, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में नहीं लगता है। हो या 100 बात की एक बात कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट नहीं देखो, बट आप देखो यार, कोई जरूर नहीं। यहां तो देख रहे हो हम, यहां तो देख रहे हैं, यहां तो देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं, यहां क्यों नहीं देखो? तो 100 बात की एक बात हम बता दिए कि सेकेंड पीरियड में बिंदास देखो, थर्ड से भूल जाओ ऑक्टेट रूल को। ओहो, चलो क्लियर हो गया SO3 का स्ट्रक्चर। अब आ जाओ HClO4। बताइए यहाँ बीच का एटम कौन है? जल्दी बताइए, यहाँ सेंट्रल एटम कौन है? जल्दी बताइए सेंट्रल एटम कौन है? सब कहानी उसी के अनुसार बनती है। सेंट्रल एटम कौन है? जल्दी बोलो। बोल भी नहीं रहा सब। हाँ तो बौरा गए हो तुम। क्लोरीन है सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन कभी सेंट्रल नहीं हो सकता है। हाइड्रोजन हमेशा किनारे में रहता है। हाइड्रोजन क्या 2 बॉन्ड बना सकता है क्या? सेंट्रल वाले बीच में रहते हैं। सोचो, थोड़ा कॉमन सेंस नहीं पाए, नहीं तुम लोग सब पा लिए। तो कौन है सेंट्रल एटम? ऐसे भी लोग हैं क्या जो हाइड्रोजन के लिए कंफ्यूज हैं? हाइड्रोजन हमेशा किनारे में आता है यार। इतना जिंदगी में तुमने इतने कंपाउंड देखे हो, 9th 10th, कम से कम 500 से ज्यादा कंपाउंड, क्या तुमने हाइड्रोजन कभी बीच में देखा है क्या? यार बेइज्जती करा दिया तुमने। तो Cl है, ठीक है। अब बताओ क्लोरीन कितना बॉन्ड बना सकता है? क्लोरीन को कितना बॉन्ड बनाना अलाउ है? इस ग्रुप को देख करके बताइए जल्दी, टाइम पर बात करो। 7, हाँ 1357। चलो ये भी राइट आंसर है। बेस करे तुम लोगों ने। आई फील वेरी पीटी। देखो इधर NO2-1 का, NO2-1 का N बीच में होगा। सेंट्रल एटम कौन होता है? सेंट्रल एटम जिसकी संख्या कंपाउंड में कम होती है। नाइट्रोजन बीच में, 2 ऑक्सीजन है, हम दोनों तरफ बना लेते हैं। तो -1 चार्ज का मतलब जिसको भी कम पड़ेगा एक बॉन्ड, हम उसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ये -1 पूरे कंपाउंड पे है, मतलब किसी एक एटम पे होगा। क्या ये फॉर्मल चार्ज है? नहीं 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 नहीं, फॉर्मल चार्ज कंपाउंड के बाहर नहीं दिखता, अंदर अंदर रहता है। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाए कोई। तो फॉर्मल चार्ज कंपाउंड के अंदर रहता है, बाहर से 0 दिखता है चार्ज। तो अब देखो, अब हम लोग बनाना चालू करते हैं। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 5। 5 में वो 3 बॉन्ड तो खुद बनाना ही चाहता है और 2 लोन पेयर बचाना चाहता है, ठीक है, अगर सब सही रहा तो। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 2 बॉन्ड यहां बना लेगा, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। नाइट्रोजन का भी नहीं हुआ है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, इसके पास भी 6 है। नाइट्रोजन तो बोला भाई हम एक ही बना सकते हैं। क्यों एक बना सकता है नाइट्रोजन? क्योंकि इसका 2 बॉन्ड तो इधर बन चुका है, 3 ही चाहिए इसको, ये एक बना लिया। अब ये ऑक्सीजन फंस गया, बुरी तरह से फंस गया। कोई बोला क्यों? कि अगर तू नाइट्रोजन से एक बॉन्ड नहीं बनाता तो ये इसको तेरे को दान दे सकता था। हाँ, दान देके वो खुश कर देता तुमको, लेकिन तुम तो फंस गए। ये अब नहीं दूंगा दान देगा, अगर देगा भी तो नुकसान कर जाएगा। मान लो ये दान वाला बॉन्ड बन गया तो इसका तो 8 से ज्यादा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओ। तो अब हम याद करेंगे -1 चार्ज को, जो कि हम ऑक्सीजन को दे देंगे। जब भी आप -1 चार्ज किसी भी एलिमेंट पे दें तो उसके बगल में एक डॉट एक्स्ट्रा लगाएं। 1 माइनस 1 डॉट एक्स्ट्रा। काउंट करो, अब काउंट करो, काउंट करिए। यहाँ पे 2 4 6 7 8 और अरे सॉरी 2 4 5 6 7 और 1 8 हो गया ऑक्टेट, खत्म। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ NO2-1। नाउ NO3 का बना रहे हैं NO3-1। सेम टू सेम आप ट्राई करें। N सेम, पहले इतना सेम छाप लो, जो बच्चे दिमाग नहीं लगाते हैं। अगर एक ही जैसे क्वेश्चन रहे तो पहले तो हम सेम टू सेम छाप ही लेंगे। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अब देखो, अब एक दान वाला बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड को हम दान वाला बॉन्ड बोलते हैं, एक्चुअली वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। देखना, अब एक ऑक्सीजन बेचारा भूखे तड़प रहा है। नाइट्रोजन बहुत दयावान है, तुमको तो पता है नाइट्रोजन क्या है। ये देखो, ये 6 इलेक्ट्रॉन लेके तड़प रहा है। इसके पास 2 बचा हुआ है, इसको अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है 3 से ज्यादा बॉन्ड बनाने की।
इसको परमिशन नहीं है 3 से ज्यादा बॉन्ड बनाने की, बराबर है ना, उसको परमिशन ही नहीं है, लेकिन वो क्या करेगा, दान दे सकता है। तो चलो भाई दान वाला ही बॉन्ड बना दो इसके लिए। देखिए ये बन गया। और अब इस पे आ जाएगा फॉर्मल चार्ज। जहां दान वाला बॉन्ड किया इसने एक लॉस कर दिया तो +1, इसने गेन किया तो -1। अब जिसने नहीं बनाया था उसको हम बताते हैं, शायद थोड़ा शर्म आ जाए। यही वाला स्ट्रक्चर यहां बनाया हमने, ओ गॉड, और यही वाला यहां बनाया, बस अंतर हम बताते हैं। एच हटा दिया हमने, तो तुमने इसको एच के साथ जोड़ा था, तुमने इसको एच के साथ जोड़ा था, याद करो, देखो कॉपी में इस स्ट्रक्चर में एच होगा तो यह -1 नहीं होगा, एक सीएल इधर हो जाता था। कितने शर्म की बात है, एकदम एक जैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं फिर भी आप कंफ्यूज होकर नहीं बना पाते हो, जबकि हमने बस H+ हटा लिया, O पे माइनस आ गया। वाओ, H पे प्लस चार्ज होता सबको पता है, H+1 हटा लिए तो इस पे माइनस चार्ज आ गया और सेम स्ट्रक्चर छाप दिए बिना H का, फिर भी आपने नहीं बनाया, कोई बात नहीं है, शायद अगर आपको शर्म आता हो तो आएगा। SO4 -2, SO4 -2 अगर हम बनाए तो H2SO4 भी बन गया। H2SO4 जहां जहां माइनस लगाएंगे वहां पे 2H लगा सकते हो। देखो सल्फर के लिए हाथ खुले हुए हैं, सल्फर बेचारा हाथ खुला हुआ है उसका, क्यों खुला हुआ है, क्योंकि 6 बॉन्ड बनाने की उसको आजादी है। ओके, तो 2 बॉन्ड इधर ऑक्सीजन से बना लेगा, टक 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 टक, बना लेगा कि नहीं बना लेगा, बराबर बना लेगा वो। अच्छा, इधर भी 2 ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड बना लिया, यानी 2 ऑक्सीजन का तो पेट भर गया। अब बचे हैं 2 ऑक्सीजन, इधर एक रखिए, इधर एक ऑक्सीजन। देखना 6 से ज्यादा तो नहीं बना दिए डंडी, 2 4 6 7 बना। देखिए यहाँ एक बॉन्ड बना लेगा, बट ये ऑक्सीजन स्टेबल नहीं हुआ इसलिए इसको -1 देना पड़ेगा। यहाँ एक बॉन्ड बना लेगा, ये भी स्टेबल नहीं हुआ लेकिन -1। क्या ये सही है? नहीं। जब हम माइनस दिए तो एक डॉट बनाना भूल गए, यहाँ भी माइनस दिए तो एक डॉट बनाए। अब काउंट कर लो, स्टेबल है। अगर यही H2SO4 होता तो यहाँ माइनस चार्ज हट जाएगा और यहाँ पर एक H आ जाएगा और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी मिटा देना। तो दिस इज H2SO4। अगर हम यहाँ से H हटाते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, देखो H का एक इलेक्ट्रॉन है, खींच के हटा दिया जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है, ये ले लिए, देखो ये इलेक्ट्रॉन को ले लिए और H को बाहर कर दिए तो O पे -1 चार्ज आ गया, H गायब। वाओ वाओ सर वाओ। जो भी बच्चा अगर मेरी बातों को 100% ग्रैब कर लिया, जो तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन कर लिया ना, तो रियली बता रहे हैं आने वाले 2-3 महीने के बाद तुमको केमिस्ट्री इतना मजा देगा, अभी सजा दे रहा होगा, क्योंकि तुम अभी बचपन से 10वीं के बाद उठ के 11वीं में आए हो, तुरंत 11वीं में बड़ा खट्टा लगता है, बाद में बहुत मीठा लगेगा, याद रखो। ये हो गया SO4 -2। तो ये सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए बच्चों। हम आपको होमवर्क देने वाले हैं, कुछ होमवर्क लिखेंगे जो आप घर से करके लाएंगे, ठीक है? ये आपका होमवर्क है, इन सभी का स्ट्रक्चर आपको बना के रखना है, हम चेक करेंगे, याद रखो। या मेरे को व्हाट्सअप करेंगे आप लोग, इनके स्ट्रक्चर बना के आप व्हाट्सअप मेरे नंबर पे 7999 वाले पे भेजेंगे। जो नहीं भेजेगा उसका कॉपी चेक होगा, ईमानदारी से करेंगे, याद रखो। ओके, तो बॉन्ड बना इंथैल्पी एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, इसको समझने के लिए हमको एक बेस्ट एग्जांपल देना है, आप उससे कनेक्ट करना। मेरे पास 2 एटम है, ये एटम ने बॉन्ड बनाया O डबल बॉन्ड O और ये मॉलिक्यूल बन गया, और आपको सारे मास्टर लोग ये चिल्ला चिल्ला के बताए होंगे कि मॉलिक्यूल क्यों बनता है, स्टेबल होने के लिए। अब आप मेरे को बताओ कि एटम और मॉलिक्यूल में कौन ज्यादा स्टेबल है, जल्दी मेक इट फास्ट। मॉलिक्यूल स्टेबल है, एटम अनस्टेबल है, एटम अनस्टेबल। चलिए हम आपको एक डायलॉग बोलते रहते हैं केमिस्ट्री में, शायद वो डायलॉग याद हो तो आप मेरे अगले सवाल का जवाब दे दें कि किसके पास ज्यादा एनर्जी होगा, स्टेबल लोग के पास ज्यादा एनर्जी होता है कि अनस्टेबल लोग के पास? जल्दी जल्दी, स्टेबल की अनस्टेबल? देखो यही सब आदत से ना बहुत मैं गुस्सा है। चलिए स्टेबल का मेरे पास ज्यादा एनर्जी होगा, एक बच्चा बोल रहा है, गलत हो गया, क्योंकि हम आपको एक गाना गाते रहते हो, गाना याद कर ले आप, स्टेबिलिटी मीन्स लेस स्टेबल, लेस एनर्जी। जरूर हमने एक सुना है कभी ना कभी।
मोर एनर्जी अनस्टेबल, लेस एनर्जी स्टेबल। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, एनर्जी है आपका पैसा, हमने एग्जांपल भी यही दिया होगा, एनर्जी है आपका पैसा और स्टेबिलिटी है आप एक जगह बैठे रहें। अब बताओ कि गरीब सबसे आराम से फुर्सत से बैठे रहता, दिन भर 8-10 घंटे एक ही जगह बैठे रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। कि बहुत पैसे वाले रिच मैन, आई डोंट थिंक रिच मैन नहीं बैठते कभी भी। क्यों नहीं बैठते? तो उनको 1 लाख है तो 2 लाख कमाने के सोचते, 2 लाख है तो 5 लाख सोचते, यहाँ लगा दो वहां ये कर लो। तो तुमको पता चल गया होगा, राइट? मोर स्टेबिलिटी लेस एनर्जी, याद रखो इस डायलॉग को, मोर स्टेबिलिटी। और ये हम बता रहे हैं दूसरी तीसरी बार, हम पक्का बोलते हैं, तो हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो पहले ही बताते हैं। मोर स्टेबिलिटी मीन्स लेस एनर्जी, लेस एनर्जी मीन्स मोर स्टेबल। ऐसा अच्छा लगता नहीं? लेस एनर्जी का मतलब ज्यादा स्टेबल, और हाई एनर्जी मीन्स लेस स्टेबल। ये आप गलत बोल गए, स्टेबल मतलब हो गया लेस एनर्जी और ये मोर एनर्जी है। यानी अब तुमको शायद सही जवाब मिल जाए। अगली बार ये सोचोगे तो आप दीवार तोड़ने जैसा मत सोचना, नहीं तो गलत होता है। हम भी पहले बचपन में ऐसा सोचते थे। अब हमने बॉन्ड तोड़ा, ये देखो ये बॉन्ड हम तोड़े, मतलब आप लेस एनर्जी को मोर एनर्जी बना रहे हो। सोचो कि किसी के पास कम एनर्जी है, उसको ज्यादा एनर्जी बनाना है, तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा कि निकलेगा? ठीक, बताओ क्या करना पड़ेगा हमको? एनर्जी देना पड़ेगा कि निकलेगा? हाँ, एनर्जी क्या होगी? अच्छा, रिलीज होगी। मतलब कम है, मेरे पास 10 रुपया है और हमको किसी को 20 रुपया देना है, तो मेरे पास पैसा बच जाएगा। रिलीज मतलब हमारे पास, रिलीज मतलब बच जाएगा ना पैसा, यानी 100 हो जाएगा। रिलीज मतलब 100 होता है। मेरे को 10 रुपए है, किसी को 20 रुपए देना है, तो मेरे को बच जाएगा पैसा। तो फिर उल्टा कैसे बोले? हमको तो समझ नहीं रहा, हमको लगा इतना तोड़ के सिखाएंगे तो शायद बच्चे सही बोल दें। जब हमारे पास कम एनर्जी है, कम है, हमको किसी को ज्यादा देना है, तो भाई हमको बाहर से लेना पड़ेगा, तब तो देंगे। इंडो, बाहर से आप एनर्जी लाइए, तब क्या होगा बताइए? तब क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा, यानी बॉन्ड तोड़ेंगे। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? बॉन्ड तोड़ेंगे तो एनर्जी निकलनी चाहिए। हाँ बराबर है ना, सही है। ओहो नहीं नहीं, सब गड़बड़। तो लेस एनर्जी है, ये मोर एनर्जी हो गया। तो लेस एनर्जी का कोई चीज था, उसको आप ज्यादा एनर्जी पे बना दिए, तो आपको एनर्जी फायदा हो गया कि नुकसान हो गया? बताइए। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है भाई, ऐसा सोचना। तो रिएक्टेंट का एनर्जी कम था, प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा, तो क्या हुआ? एनर्जी निकला कि लगा? लगा होता तो एनर्जी कम हो जाना चाहिए ना। समझ गया कि नहीं समझा? देखिए, ए और बी के बीच में बॉन्ड है, इसको गैसियस बना लो, ये कंपाउंड है, बराबर है। इस कंपाउंड के हमने बॉन्ड को तोड़ के इसको क्या बना दिया? एटम बना दिए। ए और बी को क्या बना दिया हमने? एटम। तो जब ये कंपाउंड था तो स्टेबल था, स्टेबल था मतलब लेस एनर्जी था। जब आप एटम बनाए तो अनस्टेबल हो गया, ये अनस्टेबल हो गया तो हाई एनर्जी हो गया। अब सोचो कि कम एनर्जी था, ज्यादा एनर्जी हो गया, तो क्या हुआ? एनर्जी निकला कि लगा? जल्दी बोलो। निकला, यानी प्लस में एनर्जी निकला, ठीक है। तो याद रखेंगे, जब हम किसी का बॉन्ड तोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है। ये डायलॉग आप रख लिए, लेस एनर्जी मीन्स मोर स्टेबल। तो एनर्जी रिलीज होती है। सबसे पहली बात ये हो गई कि बॉन्ड ब्रेक होने पे एनर्जी रिलीज होती है। ये बहुत कॉमन सी बात है, बच्चों को जल्दी समझता नहीं है। एनर्जी इज रिलीज, या एनर्जी रिलीजेस व्हेन बॉन्ड ब्रेक्स।
ठीक है। NaCl में भी हम आपको यही बताए होंगे, NaCl कंपाउंड है। अच्छा, ये कोवेलेंट बॉन्ड के लिए पढ़ते हैं, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए लागू है, ठीक है। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब इट इज यूज फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, सीधी बात ये लिख लो, इट इज यूज टू यूज फॉर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में कॉन्सेप्ट लगता है, आयनिक में नहीं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में भी यही कहानी है कि अगर NaCl है, आप बॉन्ड तोड़ोगे तो एनर्जी लगेगा, सॉरी क्या बोल रहे, एनर्जी निकलेगा। क्लियर हो गया? एनर्जी रिक्वायर्ड था ना, यहां पर लग रहा था, यहां पर देखो निकल रहा है, उल्टा हो गया क्या? लैटिस एनर्जी में आपने क्या लिखा था डेफिनेशन, चेक कीजिए। इसको लैटिस एनर्जी बोलते थे ना, इसको क्या बोलते थे हम लोग? हाँ, तो उसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं हम लोग, बराबर है कि नहीं? तो वहां लगना जरूरी भी है, क्योंकि देखो वहां जब टूटता है तो आयंस बनते हैं, वहां जब टूटता है तो क्या बनते हैं? आयंस। और आयंस क्या होता है? पहले से स्टेबल होता है। आयंस क्या होता है? देखिए, जब NaCl को आप तोड़ते हो तो Na प्लस और Cl माइनस बनता है ना, एटम तो नहीं बनता है, क्या बनता है? आयन बनता है। और आयन पहले से क्या होता है? स्टेबल होता है। यानी आप स्टेबल चीज को स्टेबल में ही रख रहे हो तो वहां तो एनर्जी लगेगा ही। यहां पर क्या होता है कि स्टेबल को आप अनस्टेबल बना रहे हो, जब अनस्टेबल होगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ गई, कम एनर्जी ज्यादा एनर्जी में चला गया, एनर्जी बढ़ गई तो क्या होगा? क्या होगा? बोल नहीं रहे सर। कम एनर्जी ज्यादा एनर्जी में चल गया, यानी एनर्जी बढ़ गया तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा कि हाँ, रिलीज होगा। क्लियर हो रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है? क्लियर हो रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है? जल्दी बताओ। तो एनर्जी रिक्वायर्ड, लैटिस एंथैल्पी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक bond of ionic bond of, you have to break bond of 1 mole, सब 1 मोल के लिए नापते हैं हम लोग आयनिक कंपाउंड, जितने भी एनर्जी है सब 1 मोल के लिए। केमिस्ट्री में पूरी कहानी 1 मोल के लिए डिफाइंड है, इनटू आयंस में बनता है, यहां टूट के क्या बनता है? आयंस। अच्छा, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? डेफिनेशन लिख लें, द एनर्जी required to break the bond of 1 mole covalent compound, सिंगल कोवेलेंट नहीं चलता ना, कोवेलेंट 1 mole, the bond of 1 mole covalent compounds इनटू काय में टूट के बनेगा ये? एटम्स, गैसियस एटम। एटम कैसा बनना चाहिए? गैसियस। ओके, ठीक है, सबको समझ में आएगा डेफिनेशन? इट्स कॉल्ड क्या बोलेंगे इसको? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी। इसका यूनिट क्या होगा? सब इंथैल्पी का एक यूनिट है, फालतू में पढ़ाया जा रहा है। यूनिट ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी किलो जूल पर मोल, इस इंथैल्पी का वही यूनिट है किलो जूल पर मोल। लैटिस इंथैल्पी का वही है किलो जूल पर मोल। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट नहीं है? नोट कर लिया सबने? एक एग्जांपल लिख लिया जाए इसका, ये नोट में रख लो आप। यहीं पर आप एक ऐसा बॉक्स बना के रखें, दोनों इंथैल्पी साथ में। आयनिक बॉन्ड तोड़ना है तो लैटिस वर्ड यूज करो, कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना है तो ये यूज करो। एक एग्जांपल लिख लो, देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में H बॉन्ड H होता है, सिंगल बॉन्ड सिंगल, इसमें हम तोड़ के इसको एक एक H एटम बना दिए, गैसियस स्टेट में एटम को रखना है। तो इसमें जो एनर्जी लगेगा
डेल्टा DISH यानी डिसोसिएशन एनर्जी का H, यह है 435.8 किलो जूल पर मोल। देखो इंथैल्पी का साइन देख करके आप पता कर सकते हो कि इंडो है कि एक्सो है। ये बात हमेशा ध्यान रखें, बुक्स में दिए रहते हैं नंबर्स, आप उसको देख के फॉलो करें। प्लस में दिया है मतलब इंडो है, माइनस में मतलब एक्सो है, रिलीज है। इससे आप पूरी बातें समझ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप HCl का बॉन्ड तोड़ने जाओगे तो देखो ज्यादा एनर्जी लगेगा क्योंकि ये ज्यादा मजबूत है। इसमें H एटम अलग हो जाएगा और Cl एटम अलग हो जाएगा और यहां ज्यादा एनर्जी लगेगा। यहां है बच्चों 400 नहीं कम ही है, 431.0 किलो जूल पर मोल। चलो नोट कर लिए, ओके नोट कर लिए क्या? तो बॉन्ड इंथैल्पी समझ में आ रहा है सबको। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे बॉन्ड इंथैल्पी को बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं। तो चलो एक बात हम लोगों ने यहाँ सीखा है, इसको फिर से एक बार इधर साइड में लिखते हैं। देखो कि बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगता है, बॉन्ड ब्रेक के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब इसका उल्टा सोचिए, एक्चुअली हम उल्टा सोच के ही कंफ्यूज हो गए थे। बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी रिक्वायर्ड है यानी बॉन्ड फॉर्मेशन में, ध्यान सुनना, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगी। बिल्कुल, इस बात को आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलता है, दो आयन जुड़ते हैं तो एनर्जी निकलता है, जब दो एटम जुड़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए तो भी एनर्जी निकलता है। समझ में आया? हम तुमको इसका एक एग्जांपल देते हैं, वही एग्जांपल हम जब दे रहे थे तुमको। हुआ क्या, देखो ये दोनों बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड बना के स्टेबल हुए, स्टेबल हुआ तो उनका एनर्जी घटा, पहले ज्यादा एनर्जी था अब घट गया, ज्यादा एनर्जी से घट गया मतलब बीच का एनर्जी कहां गया, बाहर, रिलीज रिलीज। यही चीज हम जब तुमको बता दिए, उल्टा नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? तो जब बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बने, कोवेलेंट बॉन्ड बने तो एनर्जी निकलता है, बॉन्ड आप तोड़ोगे तो एनर्जी वापस उसको देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े, हो गया? नोट कर लिए, जल्दी बताओ। यूज फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग two or different types of bond, two or different types of atoms, दो या दो से अलग प्रकार के एटम हो। जैसे देखो, जैसे अगर H2 की बात करो, O2 की बात करो, Cl2, इन सब में ओनली बॉन्ड इंथैल्पी, क्योंकि दोनों एक ही जैसे लोग हैं। लेकिन मान लो किसी में अलग अलग है, किसी में दो अलग अलग एटम है तो अलग अलग एटम के बीच तो अलग अलग बॉन्ड बनता होगा, ताकत अलग रहती है, बराबर है कि नहीं? जैसे मान लो जैसे हम क्या ले लें एग्जांपल, C2H5OH इथेनॉल। अब इसमें देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब तेरी क्या सारा बॉन्ड का एनर्जी सेम होगा? नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, टोटल जितने भी बॉन्ड का एनर्जी है उसको निकाल करके डिवाइड करेंगे हम लोग जितने भी बॉन्ड्स हैं। जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड का एनर्जी लेंगे, कार्बन ऑक्सीजन का लेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का लेंगे, सबको डिवाइड करेंगे तो उसका एवरेज निकलेगा। ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है? जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के एटम हो। एग्जांपल आप वाटर का भी ले सकते हो, H2O। क्यों भाई? क्योंकि H, O और H, तुम बोलोगे दोनों बॉन्ड सेम है, नहीं। H और O को बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगता है, पहली बार ज्यादा लगता है, दूसरी बार कम लगता है। देखो पहली बार ये ऐसा बॉन्ड टूटता है, देखो H अलग और OH अलग, OH माइनस H प्लस, और फिर OH माइनस के अंदर का बॉन्ड तोड़ते हैं हम लोग, O-2 अलग और H प्लस अलग, तो अलग अलग एनर्जी लगता होगा, तो एवरेज निकालते। क्लियर है? दोनों का एनर्जी अलग है। जैसे यहाँ का एनर्जी देखोगे H1 तो 502 है, और यहाँ देखोगे H2 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 427। तो हम लोग कितना एनर्जी मानेंगे? इसको माने कि इसको माने? किसी को नहीं मानेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी क्या हो जाएगा? 502 प्लस 427 डिवाइडेड बाई 2,
जो भी आएगा वही मानेंगे। 464.5 किलो जूल पर मोल इसका यूनिट है, बताइए। तो एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी समझ गया होगा। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड इंथैल्पी। नोट कर लिए, ये आगे बढ़ा जाए। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड इंथैल्पी, तो याद रखेंगे कि फॉर डाई एटॉमिक, फॉर डाई और ट्राई एटॉमिक, फॉर होमो एटॉमिक के लिए ये लगेगा, फॉर हेट्रो एटॉमिक के लिए एवरेज वाला लगेगा, फॉर हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो मतलब क्या होता है? अलग अलग, अलग अलग एटम्स, अलग अलग। देखो अगर सेम है, जैसे O3 हो गया, P4 हो गया, तो इन सब में तो फिर वही बॉन्ड इंथैल्पी की बात करो। तो चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड इंथैल्पी। नेक्स्ट, मिटा दे इसको, नोट कर लिए, जल्दी बताइए। फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड इंथैल्पी, हेडिंग लगाओ। आज हम पोलर नॉन पोलर पढ़ाने के प्लान में थे। फैक्टर्स अफेक्टिंग, हाँ क्या सोना बंद कर दे तुम्हारे लिए? मेरी भी जिंदगी है कि नहीं? झंड है। तेरे लिए तो एक क्लास है, मेरे लिए तो 5-6 है ना भाई। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी को प्रभावित करने वाले फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। ये सब लोग जान रहे हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है। यानी दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड है। अगर मान लो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, अगर मान लो आपके पास डबल बॉन्ड है, और मान लो आपके पास सिंगल बॉन्ड है, तो कोई अंधा भी बता देगा कि सिंगल बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, डबल बॉन्ड ज्यादा मुश्किल, ट्रिपल सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा तोड़ने में इसको मुश्किल है, तो एनर्जी भी सबसे ज्यादा इसी का होगा। होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताइए। तो बॉन्ड इंथैल्पी ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इधर से इधर आ रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इसीलिए एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। क्लियर हो गया सबको? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, आपके बुक में दी नहीं है एनर्जी, नहीं दी है तो कोई बात नहीं। चलिए हम बता दे रहे हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात दिया इन्होंने। कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का एनर्जी है बच्चों 690 किलो जूल पर मोल। सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन तोड़ना है तो 348 किलो जूल पर मोल, और ये 900 किलो जूल पर मोल। तो देख लो ट्रिपल बॉन्ड का एनर्जी ज्यादा है, दिख रहा है तुमको? तो पहला फैक्टर है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। दूसरा होता है कि नेचर ऑफ बॉन्ड, ध्यान से सुनेंगे, नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड आगे जाके आप पढ़ोगे, दो प्रकार का होता है, एक सिग्मा और एक पाई। एक होता है सिग्मा और एक पाई, ध्यान सुनिए। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और एक होता है पाई बॉन्ड। थोड़ा सा हम तुमको बता सकते हैं, देखो सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है। सिग्मा बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग बॉन्ड। सुनेंगे, अभी पढ़ाने वाले हैं फिर भी हम बता दे रहे हैं। और ये बनता है पैरेलल ओवरलैपिंग से।
अगर समझ में आना बंद हो जाए तो बोल देना, हम क्लास बंद कर देंगे। देखो सिग्मा बॉन्ड, देखो तुमने पढ़ा होगा पी शेप का डम्बल स्ट्रक्चर होता है, पढ़े हो ना। और जब हमने ये भी पढ़ाया था कि जब जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो एटम्स ऐसे ओवरलैप करते हैं, ओवरलैपिंग, सबने पढ़ा है। कोवेलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग होता है, आयनिक में नहीं होता। आयनिक में बस ऐसे चिपकते हैं, तो प्लस माइनस ये चिपका हुआ है, ये ओवरलैप है। ओके, ये आयनिक बॉन्ड है, ये कोवेलेंट है। तो ओवरलैपिंग करने के दो तरीके होते हैं। देखो अगर पी ऑर्बिटल ओवरलैप होगा तो एक ओवरलैपिंग ऐसे होगा और एक ओवरलैपिंग ऐसे होता है। बच्चों ध्यान देना। अब तुम देखो, इसको बोलते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग। इसको कौन सा ओवरलैपिंग बोलते हैं? पैरेलल, ऐसे चिपका तो, और ऐसे चिपका तो को एक्सियल। को मतलब सेम, एक्सियल मतलब एक्सिस। देखो दोनों का सेम ही एक्सिस है ना, और यहां पर दोनों का एक्सिस क्या है? अलग अलग है। अब तुम खुद सोचो किसमें ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, किसमें ज्यादा चढ़ेंगे, ऐसे कि ऐसे? ऐसे। सोचो, यह है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड जिसको तुम बोलते हो, वन। और पाई बॉन्ड क्या होता है? जब हम डबल बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। जब हम ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं बच्चों तो उसमें दो पाई होता है और एक सिग्मा। याद रखना, एक सिग्मा होता है, सिग्मा एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, पाई एक से ज्यादा हो सकता है। तो पाई बॉन्ड, जैसे तुमने 10वीं में पढ़ा होगा, याद करो 10वीं में पढ़ोगे कि अल्केन लेस रिएक्टिव है और अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है। याद करो 10th लेवल का है। क्यों? क्योंकि अल्कीन का पाई बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, डबल बॉन्ड, और इजीली रिएक्ट कर जाता है। ये 10th का कॉन्सेप्ट है। 10th में पढ़ाया गया कि इन वाले ज्यादा रिएक्टिव है एन वाले से। बोला क्यों? क्योंकि इन का डबल बॉन्ड इजीली टूटता है, सिर्फ डबल बॉन्ड, मतलब दूसरा वाला, नॉट दोनों बॉन्ड। दोनों बॉन्ड तोड़ने जाओगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगा। ये देखो, क्लियर है ना? कंफ्यूजन हो रहा है? तो बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करता है नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड दो प्रकार का होता है, सिग्मा और पाई। सिग्मा को कोएक्सियल बोलते हैं, पाई को पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? आया समझ में बच्चों कि नहीं आया? तीसरा फैक्टर लिख लो, रेजोनेंस। बस आप लिख लें इसको, हम आगे पर जरूर खुद ही बता देंगे। रेजोनेंस, देखो रेजोनेंस से, रेजोनेंस इंक्रीजेस स्टेबिलिटी, इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ाता है। सो स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाएगी। बॉन्ड एनर्जी, या सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड। So large amount of energy is required to break bond। मतलब अगर रेजोनेंस होगा तो बॉन्ड में जब तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। तीन फैक्टर क्लियर हो गया, जल्दी से बताएंगे। क्लियर हो गया बच्चों? जल्दी बताओ, बोलिए ऐसे। तीसरा हो जाएगा साइज ऑफ एटम। तीसरा हो गया ना, चौथा कहा लिख दें? यहां लिख दें, साइज ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल, जो बोलो। जैसे देखो HF है, HCl है, HBr है, HI है। अब देखो इसमें आयोडीन का साइज बड़ा है, ब्रोमीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का और छोटा, फ्लोरीन का एकदम छोटा। तो अब देखो तुम खुद सोचो कि जब हम इधर से इधर जाते हैं तो साइज इंक्रीज हुआ। साइज इंक्रीज हुआ यानी बॉन्ड लेंथ बढ़ा। बॉन्ड लेंथ बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अच्छा, बॉन्ड लंबाई ज्यादा हो जाएगी तो कमजोर बॉन्ड जल्दी तोड़ लोगे, इसको तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी। ये सबसे ज्यादा एनर्जी। यानी इफ साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा देन बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा।
बॉन्ड लेंथ का उल्टा होता है बॉन्ड एनर्जी, याद रखना। देन बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीज हो जाए। चलिए पूरे का कंक्लूजन हम एक बार समराइज कर दें, पूरे का हम कंक्लूजन एक बार चलते चलते कर दें, फिर चलेंगे। बॉन्ड इंथैल्पी को प्रभावित करने वाले मेन दो लोग हैं, हम यहां लिख के जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। बॉन्ड एनर्जी is proportional to number of bonds, ज्यादा बॉन्ड ज्यादा एनर्जी, और प्रोपोर्शनल टू 1 बाई बॉन्ड लेंथ। 100 बात की एक बात, 100 बात की एक बात, मतलब बॉन्ड की लंबाई ज्यादा तो एनर्जी कम। इसको बस समझे, ये जरूरत पड़ने वाली आगे। बॉन्ड की संख्या ज्यादा मजबूत, बॉन्ड की संख्या कम, और ये भी लेंथ से जुड़ा है। तुम याद करो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में लंबा कौन होता है? सिंगल। लंबाई ज्यादा एनर्जी कम, ये भी इससे जुड़ा हुआ है, ये भी इससे जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहां भी वही कहानी है, यहां भी वही कहानी है, ठीक है। तो सब जगह ये लेंथ ही फैक्टर है मेन, यहां भी लेंथ ही है, बॉन्ड लेंथ। साइज, एटम का साइज बढ़ेगा, बॉन्ड की लंबाई। तुम खुद सोचो, एक बड़ा सा लकड़ी है, उसको तोड़ना आसान है कि छोटी लकड़ी को, बड़ा को टूट जाएगा। क्लियर है? लंबा ज्यादा रहेगा कमजोर हो जाएगा, छोटा रहेगा मजबूत रहेगा। उल्टा है, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ का रिश्ता उल्टा है, और बॉन्ड एनर्जी और नंबर ऑफ बॉन्ड को हम लोग बॉन्ड ऑर्डर भी बोलते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर, याद रखना। नंबर ऑफ बॉन्ड को बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं, यानी बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बॉन्ड पूरा बॉन्ड दिमाग में बॉन्ड हो गया होगा और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का रिश्ता कैसा है? उल्टा। एक बार इसको अच्छे से पढ़े, एकदम बॉक्स बना के लिख लें, क्योंकि बहुत सारे बॉन्ड वर्ड है यहाँ पे, तो आपको शायद कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यही बंद करेंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोलर एंड नॉन पोलर नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के, कोवेलेंट कंपाउंड के दो टाइप होते हैं, पोलर कंपाउंड और एक नॉन पोलर, बहुत डिटेल में है। चलो तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक